नमस्कार, स्वागत या विल जस्ट नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। जैसे-जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है, अब तो कुछ दिन या कुछ घंटे अगर आप कहें तो वो बचे हैं। 19 अप्रैल को चुनाव के पहले फेज की शुरुआत है और बार-बार लोग सवाल ये कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है या फिर जो जमीन पर मुद्दे हैं, मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा एक बड़ा फैसला जो आया था, उसने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को एक तरीके से तथाकथित रूप से बेनकाब कर दिया है। ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर क्या लोगों में इस बात की समझ आ गई है कि बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन हुआ है और ये वो सरकार थी जो कहती थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या आज लोगों के मन में मोदी सरकार की छवि एक भ्रष्ट सरकार की हो गई है? इस बार का चुनाव क्या ऑपोजिशन के बारे में है कि क्या ऑपोजिशन इन इश्यूज को लोगों के बीच में लेकर जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार की चुनाव जो 2024 है वो एक गुत्थी है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बड़ा तबका है वोटर्स का जो शांत बैठा हुआ है। वो किसी को बता नहीं रहा है कि वो किसके फेवर में वोट करेगा। तो इस बार का चुनाव वाकई में एक आसान चुनाव नहीं है और आज हमारे साथ इसी सब पर बातचीत करने के लिए एक बहुत खास मेहमान है और उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। सबसे पहला परिचय है कि वो विश्व के और विश्व प्रख्यात जाने माने अर्थशास्त्री हैं। परकला प्रभाकर और अर्थशास्त्री होने के नाते वो इकोनॉमी पर तो बात करते ही हैं, लेकिन सोशल कमेंटेटर भी हैं। तो वो चाहे डेमोक्रेसी के बारे में हो, चाहे मोदी सरकार के शासनकाल के बारे में हो, वो उस पर भी बात करते हैं। परकला प्रभाकर की एक बहुत मशहूर किताब जो पिछले साल आई थी, द क्रूकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया, वो किताब बहुत ही बढ़िया किताब थी और जिसमें कि मोदी सरकार के पूरे शासनकाल के बारे में, जो इकोनॉमी है, सारी चीजों पर बहुत महफूज तरीके से डॉक्टर परकला ने लिखा है इसके बारे में। उसे जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इनका एक और परिचय है और जिन ऑडियंस को नहीं पता है, हालांकि अब ये बहुचर्चित नाम है और लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो उनके पति हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परकला प्रभाकर। सर, थैंक यू सो मच, आप इस समय हमारे साथ जुड़े और आज द पब्लिक इंडिया पर वी वेलकम यू फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। और सर, जो पहला सवाल है कि 2024 का चुनाव आपको लगता है कि मोदी जी के लिए एक कठिन चुनाव है या जो लोग कहते हैं कि नहीं आएगा तो मोदी ही? नीलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो मैं कोशिश तो करूँगा। लेकिन आप बर्दाश्त करना चाहिए कि मेरा ग्रामर इतना अच्छा नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं ठीक है। हिंदी से बोलूँगा और बीच-बीच में मैं अंग्रेज़ी में भी बोलूँगा, तो थोड़ा श्योर। बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन पूरी मैं कोशिश तो करूँगा। अम, अम, नीलू जी, ये चुनाव अ, कुछ मामूली चुनाव तो होगी नहीं है। मैं ये मानना है मेरे को। मैं बहुत दौरा कर रहा हूँ। बहुत नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अ, बहुत जगह जा रहा हूँ। बहुत सारे जगह में मैं लोग से मिल रहा हूँ और ख़ास तौर पर मैं ये जानबूझकर मैं कैंपसेस में जा रहा हूँ। यंग पीपल से मैं मिल रहा हूँ। मेरे को इतना मैं दौरा करने के बाद मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मुद्दे इस चुनाव में वेरी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। जैसा आपने कहा, बेरोज़गारी, महँगाई और कुछ लोग समझते हैं कि बहुत बातें चल रहे हैं, लेकिन कुछ ज़मीन पर कुछ हो नहीं रहा है। और अ अगर कुछ दिक्कतें इसके बारे में कुछ बात किए तो हिंदू-मुसलमान ऐसी मुद्दे सामने लाएँगे, ऐसा हो रहा है। और जो प्रॉमिसेस किए थे 10 साल पहले, 2014 में, वो बहुत सारे
प्रॉमिसेस निभा नहीं पाए, ऐसी चीज़ें हमको अभी-अभी सुनाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नीलू जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है ना, आपको कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होगा शायद कि ये मुद्दा इतना तेज़ी से लोगों के बीच में जा चुके हैं और भी जा रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये बात है ना, ये ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, ये सब कुछ ये हॉलो बात है, ये एम्प्टी बात है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये खा रहे हैं, बहुत ही खा रहे हैं और इससे या पहले डॉक्टर प्रभाकर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों के मन में अब मोदी सरकार के बारे में जो छवि है, वो एक भ्रष्ट सरकार की है। आप ये कह रहे जी, हैं। जी, ये ए ऐसी है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी मोदी गेट बन गई है। इतना बड़ा घोटाला इसको लोग समझ रहे हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, ये अक्सर हम ये मानते हैं, अरे आम जनता इसका न्यूएंसेस, इसका इसका डिटेल्स कुछ समझ में आएंगे उन लोगों को, ऐसे नहीं, ऐसे लेकिन हम आप समझते हैं। सही सर, आप सही कह रहे हैं कि आम जनता को तो समझ में शायद ना आए, लेकिन ये तो समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से पैसे का लेन-देन किया गया है। लेकिन जी, आपने देखा होगा, हाल में अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक तांती टीवी को इंटरव्यू दिया, फिर अभी कल एक असम ट्रिब्यून को भी एक इंटरव्यू दिया है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर वो जस्टिफाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए 2014 के पहले भी पार्टीज़ को फंड तो लोग करते थे। उनके बारे में पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब तो कम से कम हमने इसको लीगली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो फिर वो पता चल रहा है। अब अगर बीजेपी उसको इस तरीके से जस्टिफाई करेगी, तो फिर आम जनता क्या सोचेगी? वो तो यही सोचेगी कि अरे भाई, बड़ी ईमानदार सरकार है ये तो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का और बीजेपी नेताओं का सोच ऐसा हो सकता है। तो वो उनका ये सब सब चीज़ों को डिफेंड करना उनका फ़र्ज़ बनती है, तो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन बीजेपी को और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलग दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, अब तक लोगों के मन में उनका ये बीजेपी का एक तरफ और दूसरे पार्टी का एक तरफ, उसका फ़र्क क्या है? क्या था अभी तक? अरे ये तो ना खाता हूँ, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा पार्टी है ये। ये पार्टी विथ अ डिफरेंस है। ये क्लीन पार्टी था। ऐसा ऐसा बोलते थे ना? तो अब इधर आ गया, इधर उतर गया कि ऐसा बोलने लगा, अरे दूसरा पार्टी नहीं लिया क्या? तो देखिए कहाँ से कहाँ तक उतर गया, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और देखिए आपको 2014 में किसको चुना? क्यों चुना है? क्यों चुना है? इसलिए चुना चुना गया कि करप्शन के खिलाफ है और पॉलिसी पैरालिसिस के खिलाफ है और रोज़गार देने का वादा किए थे आप और कृषि का आमदनी 2 गुना करने के लिए वादा किए थे और क्लीन गवर्नमेंट देने के लिए वादा किए थे। ये सब वादा किए थे ना? तो अभी गिनती का समय आ गए हैं कि लोगों के मन में ये सरकार ने हमको क्या-क्या बोल के हमारे वोट पाए हैं, अभी कुछ किया है या नहीं किया है? महँगाई कैसा है? बेरोज़गारी कैसा है? हमारा बचत कैसा है? हमारा बजट कैसा है? और बहुत सारे चीज़ कैसे है अभी? पहले कैसा था? अब कैसा है? ये कंपैरिज़न अभी कर रहे हैं लोग और इसके ऊपर आया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड अगर बीजेपी प्रधानमंत्री ऐसा बोलेंगे कि देखिए अभी तो सार्वजनिक हो गया है, लेकिन लोगों को ये यहाँ तक पता है कि सार्वजनिक होने से रोकने के लिए
सरकार कितना कोशिश किए थे, रोकने के लिए कितना कोशिश किए थे, अभी भी जारी है। क्योंकि कम से कम 2000 से ज़्यादा करोड़ का हिसाब अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया नहीं है। इतना तक लोगों को मालूम है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसमें से कैसा पैसा ले गया था, इसका इसका डिटेल्स शायद पता नहीं, लेकिन इतना तो पता चल गया है आम जनता को, कुछ तो हुआ है, गड़बड़ हुआ है, नहीं, कुछ तो लेकिन ले क्या आप ये कहेंगे कि मोदी सरकार पिछले 70 सालों में सबसे, क्या आपको लगता है कि भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेशली इलेक्टोरल बॉन्ड का ये डिटेल्स बाहर आने के बाद मेरे को ये लगता है ये घोटाला ना सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, बल्कि विश्व के सबसे बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला तंती टीवी में जो बोला था प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद कुछ कुछ बोला, मैं इसका इसका रचन मैं किया था, ऐसा बोले थे। इसका जिम्मेदारी उन्हीं के पास ठहरना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार अब तक हिंदुस्तान में जो भी सरकार थे पहले, ये सब सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार अभी जो सरकार चल रही है वही। अच्छा, मैं एक बात और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बोलूंगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि उन्हीं का रचना है ये, उन्हीं का है, उन्हीं का इनिशिएटिव है, उन्हीं का रचित स्कीम था वो। और ये स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संविधान, इसका डिक्लेरेशन के कर दिया। देखिए नीलू जी, मेरे को ये समझ में नहीं आता है अभी तक, जिस सरकार का स्कीम है, जिस सरकार ने इसको इतना डिफेंड किया, अभी भी कर रहा है, उच्च न्यायालय ने इसको गैर कानूनी, गैर संविधान बोलने के बाद रह सकती क्या? यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। See, that is the normal, predictable, routine thing one has to do, isn't it? ना देखिए, मेरे को ये दो चीज इसमें मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। सरकार कैसे रह सकती है गैर कानूनी, गैर संविधान, असंविधान बोलने के बावजूद, बोलने के बाद ये सरकार जिसने इसको रचित किया है रह सकती है, नंबर वन। और दूसरी बात यह है, जिस जिस पार्टी के पास ये इलीगल मनी जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के द्वारा जो जो हमने और आपने, हम ये सब लोगों ने पाया है, उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलना चाहिए ना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी आपके, नहीं, तो अगर आज विपक्षी दल मोदी सरकार के ऊपर अगर उंगली उठा रहे हैं, फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार है, तो फिर तो ऑपोजिशन का भी मॉरल राइट नहीं बनता है इस पर बात करना, क्योंकि उनको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का तो उन्होंने भी फायदा उठाया है। ये मुद्दा, दिलू जी, आप और हम, ये मुद्दा इस पॉलिटिकल पार्टी और उसके पॉलिटिकल पार्टी बीच में मुद्दा नहीं है। ये सरकार और जनता के बीच में मुद्दा है। ये दिस इज हाउ वी शुड लुक एट इट। इज नॉट, यू सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, मेरी कोशिश ये है कि देखिए, पूरी पूरी राजनीति इस देश का 5, 10, 20, 25, 30 राजनैतिक दल है ना, उनका उनका नहीं है ये हमारा हमारा राजनीति है, हमारा देश की राजनीति है। तो नहीं, तो जो आप
कह रहे हैं, क्या आपका मतलब ये है कहने का कि जो 2024 का चुनाव है वो इस बार ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी नहीं है, नहीं, बल्कि मोदी वर्सेस जनता है? जी, मोदी सरकार वर्सेस जनता है, मोदी वर्सेस जनता है, मोदी भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन वर्सेस आम जनता है। ये इलेक्शन, ये चुनाव ऐसी जा रही है। और मैं ये भी बोलने के लिए तैयार हूँ कि जनता के सामने एक लीडर, नेता, एक दल, पार्टी, गठबंधन, एक अलायंस कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं नहीं होता है। सर, आप जिस जहां भी जाइए सब मोदी के नाम की माला जपते हैं। ये कहते हैं कि भाई मोदी के सामने कौन लीडर है। आज ये भी तो एक हकीकत है ना। बीजेपी आज जिस तरीके से चुनाव अभी जीता, मैं हाल में मतलब जो एक यथास्थिति है, ठीक है ग्राउंड पर इस तरीके का सेंटिमेंट होगा, लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि आज बीजेपी को किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आप उड़ीसा देख लीजिए, साउथ देख लीजिए, उसके बाद बीजेपी ने अभी चुनाव भी जीता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आखिर ये चुनाव बीजेपी जीत भी तो रही है। लेकिन देखिए, जीत भी तो रहे, ऐसे-ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, नहीं। सर बीजेपी जीती। नहीं, 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 देखिए, देखिए परसों तक क्या था, छोड़ दीजिए। ऐसे बाजू में रखिए। अभी जो चल रहा है, मैं ये भी देखने के लिए आपको मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, एक दल, एक नेता जितना कॉन्फिडेंट है, उसके हिसाब से नतीजा नहीं रहेगा। मैं इतने नेताओं को, दल को देखा हूँ, हम्म। बहुत कॉन्फिडेंट, फिर भी हार गए हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जीतूँगा नहीं, कैसे जीतूँगा? ऐसी लोग, ऐसी दल भी जीत गए हैं। नहीं, आप लेकिन देखिए, आपका आकलन क्या है? लेट्स कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन जो कि सब जानना चाह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि चीजें बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं जमीन पर, आपका क्या आकलन है? आप भी ट्रैवल कर रहे हैं इस समय, आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? देखिए भविष्यवाणी कहना बहुत ही मुश्किल है, आप जानते हैं। क्योंकि हमारा हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एटसेट्रा, एटसेट्रा। देयर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन आप मेरे हिसाब से 220, 230 से ज़्यादा बीजेपी को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। शायद नामुमकिन है, मैं शायद नामुमकिन। आपको ये नंबर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ऑडियंस के लिए। आपने कहा कि 220, 230 से ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी। नामुमकिन है। ओके। जी। लेकिन लेकिन ऐसे मोदी ऐसे जी माहौल ऐसी है अभी। नहीं, बट और डॉक्टर और पाटिल। और इससे कम आने से भी मैं आश्चर्य नहीं होऊँगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि वो नंबर 230 से कम भी हो सकता है। हो सकता है। लेकिन अगर मोदी जी की आप सुने तो मोदी जी तो ये कहते हैं और संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि बीजेपी को तो 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 पार करेगा। और वो बार-बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार। नीरज जी, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। आई एप्रिशिएट, व्हेन समबडी डज़ अ गुड मूव, यू शुड आल्सो सी व्हाट अ गुड मूव इट इज़, आप इज़न्ट ये इट? कह रहे हैं कि 400 पार मोदी जी की एक ट्रिक है। यू आर सेइंग दैट। मैं मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? हुँ, अगर अगर वो लोगों ने, इन पार्टी ने ये सत्तारूढ़ दल के नेता ऐसा नहीं 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 बोला है। आप ए 1 मिनट के लिए आप ऐसा कल्पना कीजिए। तो आप लोग बैठ के क्या डिस्कस करेंगे? बीजेपी जीत सकती है क्या? बीजेपी को 272 मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना हुँ, मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो विकल्प क्या हो सकती है? हुँ। विकल्प पार्टी के अंदर से क्या हो सकती है? कौन कौन गठबंधन कर सकता है? ऐसी ऐसी चर्चा चलेगी। अब आप ऐसी चर्चा पे आ गया है, ये बोलने के बाद कि 400 मिल सकता है क्या? 370 मिल सकता है क्या? ये चर्चा है।
लेकिन ये डॉक्टर फरकला, सिचुएशन में ये जो आप बता रहे हैं और जो मोदी जी के दावे हैं, बीजेपी के जो दावे हैं कि 400 पार, मैं उस सिचुएशन को इमेजिन कर रही हूँ कि 400 पार का नारा, उसका दावा करने के बाद अगर 200 से कम सीटें या 220 सीटों से कम आती है, तो फिर बीजेपी का क्या हश्र होगा? क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात नहीं है? और क्या करेंगे मोदी जी? अगर 200 सीट के नीचे सिमट गई बीजेपी इतने बड़े-बड़े दावे के बाद, फिर क्या होगा? अम, दल क्या होगा, उनका नेतागण क्या होंगे, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैं मैं इतना तक मैं जान सकता हूँ कि अभी जो माहौल है, मैं घूम रहा हूँ, ख़ास तौर पर युवाओं में, महिलाओं में, क्योंकि बेरोज़गारी और महँगाई, और किसानों किसानों में और देहात में। नीलू जी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हाल कितना बुरी है अभी, और इसका नतीजा तो खाना ही पड़ेगा। आप इस नतीजों से आप हट नहीं सकते हैं। आप अभी तक इतने साल तक आपने बोलते-बोलते गए हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगले साल करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे, 22 तक आपको आपका आमदनी 2 गुना करेंगे, ऐसे बोलते गए हैं। लेकिन सब कुछ देख लिया है। ये नहीं, पूरा एक देखने के तरफ बाद सर भी बट सर एक तरफ ये भी है ना कि ये भी तो मोदी जी गिनाते रहते हैं अपनी हर रैली में कि देखिए हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने टॉयलेट्स दिए, हमने घर बनवाया, विकास की यात्रा हमने देखिए की, इतनी ऐसी विकास की यात्रा जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई, और तमाम तरीके की बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का विकास मोदी जी कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने पिछले 10 सालों में, वैसा विकास तो भारत ने कभी देखा ही नहीं। अ, नीलू जी, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवार, शायद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना विकास की बात है? विकास की बात तो नहीं है। और एक तरफ आप बोलते हैं भारत में भूख नहीं है, भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि भारत इंग्लैंड को पार करके 5वां, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अब देखिए, इंग्लैंड तो डेवलप्ड कंट्री है ना, विकसित देश है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विकसित देश को पार करके उस स्थान को हम आ गए हैं, उस स्थान पर आ गए हैं, 5th स्थान पर आ गए हैं। और दूसरी तरफ, दूसरी ओर आप कह रहे हैं 2047 में, 2045 में, 45 बोलते हैं ना, 45 में आप विकसित देश बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगर ये एक तरफ आपने विकसित देश को पार कर दिया और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं, दूसरी ओर आप बोल रहे हैं 2047 में आप विकसित देश बनेंगे। ये क्या लॉजिक है ये? तो लोग देख रहे हैं, लोग लोग आप जैसा सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है शायद, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग तो हो ही सकता है कि हम, अब देखिए, आप नेहरू जी के समय में दाम कितना है, अब कितना है, ऐसे कंपैरिजन नहीं है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले दाम क्या है, गैस का दाम क्या है और वेजिटेबल का दाम क्या है, दाल का दाम क्या है, तेल का दाम क्या है, दूध का दाम क्या है, ये लोग जानते हैं। अब क्या है? और ये सबको इतने साल अ, कुछ अच्छा हो सकता है, बोल रहा है, वो हाँ, होने का कुछ चांस है, संभावना है। ऐसी थोड़ा इतना इतना यकीन किया था, और कितने साल करेंगे? ये भी ये भी हो गया कि एक तरफ आप इतना क्लीन, जितना क्लीन आप बोल रहे थे उतना क्लीन नहीं है, वो तो आ रहे हैं। और आप घर से बाहर निकलिए, सब कुछ महँगाई है, और आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका उनका रोज़गार नहीं है। आपने सही कहा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि महँगाई जिस तरीके से बढ़ी है, ये महँगाई पहले
थी महंगाई, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से महंगाई कि आटा, दाल, चावल सबका दाम इतना बढ़ जाए, ये नहीं था, ये फैक्ट है। तो क्या मोदी जी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो क्या आज बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, या अभी भी लोगों को विश्वास है कि नहीं भई मोदी है तो कुछ ना कुछ देश का भला ही होगा? नहीं, ऐसे लोग तो होंगे ही, हमेशा रहेंगे। लेकिन सवाल ये है डेमोक्रेसी में वो लोग कितने हैं और लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वो लोग कितने हैं? ये सवाल इसका है ना, हिसाब इसका है ना। तो डेमोक्रेसी में जो लोग ये अच्छा होगा, जो कुछ अभी अभी तक हुआ वो अच्छा हुआ, और जो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं वो तो रहेगी। लेकिन हमको हमको इससे ज़्यादा पाने के लिए मिला है, राम मंदिर मिला है, वो संस्कृति मिला है, ये सब मिला है, ऐसी ऐसी चीज़ है ना। ऐसी लोग से ज़्यादा, अरे वो सब तो बात ठीक है, लेकिन हमारा मैं तो घर नहीं चला पा रहा हूँ, रोज़गार नहीं है, मैं इसको क्या करूँ मैं? कुछ तो दो, मैं खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरा छोटा-सा दुकान नहीं चला पा रहा हूँ। ये आप अम, आम जनता ने शायद इसका कनेक्शन डिमोनेटाइज़ेशन से, और इसका कनेक्शन पेट्रोल दाम बढ़ गए हैं, और पेट्रोल अभी इंटरनेशनल मार्केट में कितना है, अभी इतना इतना डिटेल्स शायद नहीं जानते, लेकिन लेकिन डॉक्टर इतना पर्कल, अब कुछ और भी बहुत मुश्किल सवाल हैं इस समय, और मैं जो पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या 75-76 साल के भारत में क्या जो एक वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या आप उस वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखते हैं? या फिर और भी कई ऐसे हैं? अ, खुला-खुला बोलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनिटली द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अनडाउटेडली। क्योंकि अब देखिए, यानी कि 20 इसको हिंदी में अगर हम एक्सप्लेन करें तो अभी तक के सबसे खराब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, मेरा कारण ऐसी है। 2014 में अम, जब शपथ ग्रहण हुआ था, सार्क का सभी देशों का आमंत्रण किया गया। अभी वो 7 सार्क देशों का और हमारा रिलेशंस कैसा है देखिए एक बार। सब बिगड़ गए ना। और चीन हमारे कम से कम 400 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बैठा है। ये विदेश नीति देखिए। और डॉलर, अरे ₹80 छू रहा है डॉलर, इतना हल्ला मच गया देश में। अभी कितना है? 84, नियरली 84। एक और पेट्रोल की दाम ₹100 टच करने से आप एक एक दिन 2 दिन बहुत हल्ला मच गया देश में। अभी क्या है? मैं हैदराबाद में ₹107 दे रहा हूँ, 107 और कुछ चेंज। और महँगाई इतना बढ़ गई है, आप देखिए, मैं हिस्टोरिकल डेटा नहीं बता रहा हूँ आपको। आपको मैं बता रहा हूँ, नवंबर-दिसंबर 23 में मैं ₹110 किलो में दाल खरीदता था। अभी ₹170 हो गया, ₹175 हो गया है। और मैं हिस्टोरिकल नहीं है, मैं 10 साल पहले क्या है, यूपी मैं ये फिर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक दल और दूसरे दल के कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, और एक गठबंधन और दूसरे गठबंधन के कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, अभी ये इस मामले में। लेकिन अगर आप पूरा 75 इयर्स, 77 इयर्स आप देखेंगे, तो इतना अनसिम्पैथेटिक टू द पीपल्स प्रॉब्लम्स। अब देखिए, हजारों हजारों माइग्रेंट लेबर केरला से लेकर के यूपी बिहार तक
पैदल गए थे। पंजाब से लेकर यूपी, बिहार तक पैदल आए थे। सरकार ने कुछ किया क्या? कुछ लेकिन एक इसके जो बारे में सवाल सोचा क्या? जो जो डॉक्टर परगल अभी अभी आपने बात की कि ही इज अ वेरी एसिम्पैथेटिक प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लोगों से सहानुभूति नहीं रखते हैं। तो जनता मोदी जी के लिए क्या है? जनता जो देश की जनता है, आखिर मोदी जी के लिए वो क्या है? जिसको लेकर वो दुहाई देते रहते हैं, कहते हैं जनता जनार्दन है हमारे लिए। संसद में वो जाते हैं तो अपना माथा टेकते हैं, दंडवत करते हैं। और गुफा में जब वो बैठते हैं तो बिल्कुल वो विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको चारों तरफ कुछ दिखता नहीं है। राम मंदिर में भी जब वो गए थे, ये कुछ छवियाँ हैं, कुछ इमेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तो पूरा वो मंदिर में मूर्ति के सामने वो लेट गए थे। उसी तरह से कई ऐसी इमेजेस हैं। लेकिन मैं मोदी जी के जो ये प्रोजेक्शंस हैं, अ, ये जनता मोदी जी के लिए क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे? नीलू जी, मैं पर्सनैलिटी एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइको एनालिसिस का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो उनके लिए क्या है जनता, वो छोड़ दीजिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अब संसद की बात किए थे, और एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, प्रोजेक्शन। उस ये वेरी की वर्ड है, ये प्रोजेक्शन है। और संसद की बात कीजिए, देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 140 सांसदों को बाहर करके आप संसद चला रहे हैं। संसद संसद के ऊपर आपका क्या गौरव है? आपका क्या क्या आपका क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ योर कमिटमेंट? और आपको संसद क्या लगता है कि मोदी जी ने संसद को किस लिए इस्तेमाल किया? मोदी जी के लिए संसद की यूटिलिटी क्या है? जो चीज़ें, जो प्रस्तावें पार करना है, वो पार करने के लिए। अगर पार करना मुश्किल है तो आप सस्पेंड कर दीजिए लोगों को, लेकिन पार कर दीजिए। पारित करने के लिए सिर्फ, क्योंकि संसद अभी भी है। अगर कल नहीं रहे तो और आसान है, लेकिन अभी तो है ना, तो उसको कुछ कर देखिए। आप द बिगेस्ट सेक्टर इन इंडिया, इन द इकोनॉमी, ये कृषि का क्षेत्र है। क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं भारत में। और ये कृषि के बारे में आप 3 लॉस लागू करने के लिए आप कोशिश किए थे, और 3 कानूनें आप पार किए थे। कितना समय उसके ऊपर चर्चा के लिए आपने संसद में समय दिया है? 4 मिनट, 5 मिनट, और उसको वापस ले लिया है। उस समय भी क्यों वापस ले रहे हैं? इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्यों पारित किया है? क्यों नभी नभी अभी अभी किस कारण से उसको वापस ले रहे हैं? कुछ एक्सप्लेनेशन सरकार से आए क्या? इस सरकार को डेमोक्रेसी के ऊपर और संसद के ऊपर विश्वास है, तो संसद में आके इसको जवाब देंगे, उसको खुलासा करेंगे। किया क्या? नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है? संसद के बारे में इस सरकार में क्या सोच है? वो इससे ज़्यादा स्पष्ट होने की ज़रूरत है क्या? लेकिन डॉक्टर परकल, आप मुझे ये बताइए कि अब जो हम लोगों ने इतनी देर से बातचीत की, अब लास्ट के 3-4 सवाल बस बहुत पिन पॉइंटेड पूछूँगी आपसे कि अगर मोदी जी जो कि सपना देख रहे हैं कि 400 सीट्स आएँगी और बीजेपी अगर आती है, अगर बीजेपी आ जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर आप किसी और को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं? और कितना बड़ा खतरा है अगर मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए? नीलू जी, अम, मेरा ये मानना है कि भाजपा फिर सरकार में आना बहुत ही मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। एक, अगर
आ गया, कैसे भी आ गया, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। और अब जो हम देख रहे हैं ना देश, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, संविधान मूल्य जो है ना, ये पूरा हट जाएँगे। और आज जो स्थिति है मणिपुर में जल रहा है, 1 साल से ज़्यादा मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप लोग मीडिया में, अखबार में, टेलीविज़न में और सार्वजनिक चर्चाओं में उसका उसका ज़िक्र भी नहीं है अभी। ऐसी ऐसी स्थिति हर एक राज्य पे होने की संभावना है, ये डेंजर है। हम हमारे तरफ ये स्टेयर कर रहे हैं, हमारे तरफ ये देख रहा है, ये नतीजा ये है, नक्शा ये रहेगा, 1। 2, अभी जो बेरोज़गारी का, क्योंकि इस सरकार को इकोनॉमी के ऊपर कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक मनी, ये सरकार समझती है ब्लैक मनी कैश में रहती है। और आपको पूरा विश्व में ये स्टैंडर्ड है, नाप है, 5 टू 6% ओनली इज़ इन कैश, ब्लैक मनी। बट ये सरकार देखिए, आप ऑलमोस्ट अबाउट 85-86% करेंसी को कैंसल कर दिया। और लोगों को, आम जनता को और स्मॉल बिज़नेसेस को इतना नुकसान उठाना पड़ा। और अभी तक आज तक उसका उसका जो जोल्ट मिला है, उसका जो शॉक मिला है, उ उससे उससे अभी तक तो रिकवर तो किया हुआ नहीं, नहीं, नहीं लेकिन हुआ। एक आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है कि जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं उसके बारे में हमने बात की, लेकिन मैं जो देश को खतरा है मैं उसी की बात करना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज़ कहाँ जाएँगी? अगर मान लीजिए कि मोदी जी तीसरी बार आते हैं, आपने कहा कि देश के सामने बहुत बड़ा खतरा होगा, संवैधानिक मूल्य खत्म हो जाएँगे, जिसका मतलब यही है कि संविधान नहीं बचेगा। आपको लगता है कि क्या चुनाव होंगे देश में? अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, क्या चुनाव होगा? मेरे ख़्याल में होगा नहीं। और अगर होते ही, आप रशिया में चुनाव है, साउथ नॉर्थ कोरिया में चुनाव है, चाइना में चुनाव है, ऐसे चुनाव है ना इधर-उधर, दिखाने के लिए, हुँ, बताने के लिए। और एक ही पार्टी को 90% से ज़्यादा, 99% वोट आएँगे, एक ही लीडर को 90%, 95%, 98% आएँगे, ऐसे ही हो सकता है। वो भी बहुत बहुत मेरे ख़्याल से उसका ज़रूरत भी नहीं है। अब अब देखिए, अगर अगर ऐसे ही चलेगा तो संविधान की बात आप भूल जाइए। और माइनॉरिटीज़ के ऊपर पिछले 10 साल से जो हो रहे हैं ना नीलू जी, लिंचिंग हो रहे हैं और हाउसेस मार किए जा रहे हैं और उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए कॉल्स दिए जा रहे हैं। ये, और दिल्ली सड़कों में लोग जा रहे हैं कि अगर इस देश पे रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बोलना है। ऐसी 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 नारे लगा रहे हैं। और ये नारे लगा रहे हैं और संसद में एक सत्तारूढ़ दल का एक सांसद ने उठ के और माइनॉरिटी सांसद के बारे में क्या-क्या कैसी भाषा इस्तेमाल करके बोला है, ये पूरा सार्वजनिक हो जाएगा। ये पूरा कॉमन हो जाएगा, एक। और मैं इतना तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अभी आप जो बातें इधर-उधर सुन रहे हैं ना, ऐसी बात ऐसी बात इधर-उधर एक नृसिंहानंद जी बोलेंगे, ये एक उधर क्या है, जंतर-मंतर में बोलेंगे, दिल्ली के सड़कों में बोलेंगे, सड़क के ऊपर बोलेंगे। ऐसी बात अभी
सरकार और सरकार के नेताओं बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तो बर्दाश्त की फेज़ है ये, लेकिन कल ये फिर आएँगे तो क्या होगा कि ऐसी बात आप लाल किले से सुनेंगे। From the ramparts of Red Fort, you will be hearing such calls. They will not be any more dog whistles. ये ऐसी इधर-इधर, इधर-इधर छोटा-छोटा सा कॉल्स नहीं होंगे। ये पूरा चिल्लाएँगे। नहीं तो फिर माइनॉरिटीज कहाँ जाएंगी सर? अगर डॉग विसल्स नहीं होंगी और इसको बिल्कुल एक कॉमन फॉर्म दे दिया जाएगा तो माइनॉरिटीज देश की कहाँ जाएंगी? क्या उनको रहने की इजाजत भी मिलेगी? क्या उनको रहने की अनुमति मिलेगी देश में? अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए अभी जो अम, होते जा रहे हैं, वो होते आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अभी सत्तारूढ़ दल जो है, अभी जो सत्ता में बैठे हैं जो लोग, प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोगों ने, इसको ये समझ ये है कि इस देश हिंदुओं का है, ठीक है? और ये भी बोल रहे हैं कि अगर दूसरे देशों में आना है तो हिंदुओं को आने के लिए इजाज़त है अभी, ये एक अभी चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हिंदुओं का देश है और दूसरे जो देश है, वो अलग-अलग रिलीजन का देश है। उनको एक देश है, इनको एक देश है, क्रिश्चियंस को एक देश है, मुसलमान को एक देश है, वो बुद्धिस्ट को एक देश है, ऐसे देश है। हमारा ये देश है। अगर दूसरे कौम के, दूसरे मज़हब के लोग इधर रहना है, तो आप ये समझ के रहिए कि आप सेकंड क्लास हैं। आप कुछ बोलिए मत, आप हक ना माँगिए। हक माँगने के लिए जगह ये नहीं है, ये हमारा देश है। आप रहना है, ओके, रहिए, लेकिन आपके हमारे अंडर रहने का आप मन बना लेके रहिए। ऐसी चीज़ हो सकता है और उसके बाद वो भी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर परकला जो अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जब आपने भी बहुत रिसेंटली ए कई एक मिनट प्लेटफ़ॉर्म्स नीलू जी, मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये सब चीज़ें बोलना मेरे को पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सेइंग दीज़ थिंग्स एंड आई डोंट एन्जॉय सेइंग दिस। ऐसी बोलना मेरा दिलचस्पी नहीं है। ये मेरे को ठीक नहीं लगता। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जो एप्रीहेंड कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके दर्शकों से शेयर करना मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है। ये मैं चेतावनी देना मेरा फ़र्ज़ है। नहीं, लेकिन ये इसलिए बात तो मैं सही है। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि आपको लगता है कि दर्शकों को बताना, दर्शकों को अपने बातों को शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन हाल हाल में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे तो मैंने खुद आपके इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन जब बीजेपी के आप नेताओं से मिलिए, तो बहुत चुपचाप वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर परकला एक कैंपेन चला रहे हैं मोदी के खिलाफ। इस तरीके की बातें बीजेपी के लोग कहते हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगता सर कि आपके पीछे ईडी भेज दिया जाएगा, सीबीआई भेज दिया जाएगा या आपको कोई मार सकता है? क्या आपको इस बात का डर कभी नहीं होता? नीलू जी, अम, मैं किसी एक दल के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ कैंपेन करने का क्या ज़रूरत है मेरा? क्या ज़रूरत है? मैं इसमें इसमें से मेरे को क्या फ़ायदा है? लेकिन मेरे को इस देश ऐसी होना चाहिए, इस देश की मूल्य ऐसी होना चाहिए क्योंकि ये मूल ऐसी ऐसी किताबों से आए नहीं। ये मूल्य जो है ना, ये वैल्यूज़ जो है ना, ये हमारे लंबी-लंबी स्वतंत्र संग्राम से उभर के आए हैं एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। आवर फैमिलीज़ हैव बीन पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए वो वो वैल्यूज़ अगर खतरे में हैं, तो बोलना
मैं समझता हूँ कि माय फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है एक। पर बोलना आपको लगता है कि बोल पाना इतना मुश्किल काम हो गया है इस देश में? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो भी बात करता है उसको धमकी दे दी जाती है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको या तो डेफेमेशन दे दिया जाता है, उस पर कोई केस कर दिया जाता है। तो आप क्योंकि लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको कभी अपनी जान का खतरा नहीं लगता कि आपको कोई मार देगा या आपके खिलाफ कोई एक ऐसा विशियस कैंपेन लोग चलाएँगे, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता अपनी लाइफ के लिए भी? नीलू जी, डर तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ, ऐसी है। मैं मेरा 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 नेचर ऐसी है, नंबर 1। नंबर 2, कैंपेन तो जारी है। बहुत सोशल मीडिया में कभी-कभी मेरे को कॉल्स भी आते हैं और लोग बोलते हैं, "ये क्या है तुमको क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तुमको क्या है? आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या कहीं से?" ऐसे बातें करते हैं। लेकिन जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, बहुत लोग हैं मेरे बारे में जानते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग हैं। वो उन लोगों को मालूम है कि अगर परकाला प्रभाकर एक आइडिया के अ, डिसाइड हुआ, उसको परस्यू करेगा। और आपने बोला है आपको कुछ खतरा हो सकता है। मैं ये समझ के मैं नहीं चल रहा हूँ कि कुछ खतरा नहीं होगा या अच्छा होगा, आसान होगा, नहीं। लेकिन मैं ये भी सोच लिया था कि अगर हमारे जैसे लोग नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेंगे? अगर सब डर गए हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे को कुछ लोग ने अहमदाबाद आने के लिए मेरे को इन्विटेशन दिया है, बोलने के लिए। और मैं कुछ कुछ दोस्तों से मैं संपर्क किया था, ऐसा मेरे को इन्विटेशन मैं आऊँ क्या? तो मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को बोला, प्लीज़ डोंट कम, ओके। कुछ भी हो सकता है तुमको और स्पेयर नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। हुँ। तो अ, डिसाइड मैंने कर लिया कि आप अहमदाबाद नहीं जाएँगे। नहीं, मैं गया था, मैं बोल रहा हूँ। तो तो मेरे दोस्त लोगों ने मना कर दिया, तो आना मत, कौन है आपको इनवाइट करने कौन इनवाइट किया है? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, आपको वो लोग आपको तुमको बच नहीं सकते, आओ मत। लेकिन मैं सिर्फ़ 2 मिनट के लिए मैं सोचा था नीलू जी, अगर मैं डर के नहीं गया, मैं कल सुबह मैं जगने के बाद, मैं खुद को मैं सम्मान कर सकता हूँ। मैं डर के मेरा जो मन में जो बात है, वो नहीं बोल पाया हूँ, नहीं बोलने के लिए नहीं तैयार रहा हूँ। मैं खुद खुद को मैं क्या समझता हूँ? ऐसी समझने के लिए मैं खुद को खुद के आँखों में गिरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ नीलू जी। मैं बोलता हूँ, आई चाहे कंप्लीटली कुछ भी हो, कुछ भी करने दो, मैं श्योर। बोलूँगा। नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट योर फीलिंग इज़ एंड व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, लेकिन क्या ये सही बात है कि आपको जान की धमकियाँ भी मिल रही हैं? और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आपने कहा कि जान का खतरा है, हो सकता है, लेकिन क्या आपको धमकियाँ भी मिलती हैं? कभी कोई फ़ोन आ गया, कभी आप जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकले, क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि नहीं भई मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तमाम जब लोग खुलकर बोलते हैं, तो ये सारे खतरे होते हैं। और लोगों को इस बात का डर हमेशा होता है। तो आप नहीं, इस तरह की धमकी आपको क्या मिल रही है? नीलू जी, मैं टू बी फेयर, बहुत लोग मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत लोग मेरे को कॉल भी करते हैं और एब्यूसिव लैंग्वेज में कॉल करते हैं। 2 3 बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि क्यों भाई, कैसे क्यों पढ़ रहे हो ऐसे इस चीज़ों में? वो ठीक बहुत लोग ठीक नहीं है। आप डेमोक्रेटिक वॉइस समझते हैं आप। बहुत लोग ऐसे ना नहीं समझते हैं। आप बहुत लोग समझते हैं कि उनके किसी के खिलाफ है आप। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ नीलू जी। अगर यही सरकार ये सब चीज़ें छोड़ के अच्छा करो, मैं तारीफ़ करूँगा। मैं तैयार हूँ।
आप देखिए पहले 2014 में नीलू जी मेक इन इंडिया बोले थे और स्किल इंडिया बोले थे, स्टैंड अप इंडिया बोले थे, खेलो इंडिया बोले थे, ये सब बोले थे ना। मेरे जैसे बहुत लोग, आप जैसे बहुत लोग ये समझते थे कि ये भारत का नक्शा बदल देगा ये सब स्कीम। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये सब चीज़ें सिर्फ़ नारे हैं, सिर्फ़ इवेंट है। तो क्या आपको उसके लगता है बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करूँगी सर? आपके सवाल में एक हिस्सा रह गया है। मेरे को किसी ने जान की धमकी दी क्या? Did anybody give me a life threat? No. To be fair, nobody called me and said, "I'll kill you." Nobody said that so far. But my friends tell me, they may not say it, but don't go out alone walking. But I still go out alone walking. So far, nothing has happened. चलिए, यू बी सेफ। और मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि जो आपने कहा कि बहुत सारे नारे दिए, सब कुछ किया, तो क्या 10 सालों में, जो हमने 10 साल के पहले का भारत देखा था, क्या इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए 10 साल में भारत बहुत बर्बाद हो गया है। लेकिन बहुत बर्बाद हो गया है, अगर सरकार को ये मालूम है, ये ना मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है। अगर सरकार ये सोचती है कि उन्हीं की नीतियों के कारण देश बर्बाद हो गई, ये भी हमको मालूम नहीं है। शायद ये भी हो सकता है, वो सोच रहा है कि वो बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि देखिए, उनका उनका सोच पे चल रहा है। लेकिन मेरा मेरा कहना ये है, जो सोच पे ये सरकार चल रही है, जो सोच के आधार पर ये लीडरशिप चल रही है, वो गलत सोच है। भारत के लिए ये गलत सोच है। भारत को ये बहुत नुकसान पहुँचा है और आगे भी बहुत नुकसान पहुँचने की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ द पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू डॉक्टर परकरा, थैंक यू। थैंक यू।